सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है द्वादश वर्षीय ऑनलाइन क्लासेस में। हम सभी सर्वासिद्धि महाग्रंथ राज के प्रश्नोत्तरी पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 3 प्रश्न नंबर 150। सूत्र नंबर 1। सातों भूमियों के नाम आपको याद रखने हैं। क्रमशः इसको अच्छी तरह याद रखना है। इसमें से एक प्रश्न अभी हमने पूछा था, क्या स्वप्रतिष्ठित है? वो प्रश्न यहीं से बना था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आकाश का कोई आधार नहीं होता, अपितु आकाश के आधार से सब कुछ होता है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था 1 नंबर में, तो आपको ध्यान में इसको रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तीनों बलियों को याद रखना है। सूत्र नंबर 2। उन भूमियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख और 5 कम 1 लाख और 5 नरक हैं। इस संख्या भी आपको याद रखनी है। इस संख्या के लिए मैंने एक चार्ट बनाने को आपको कहा था, वो आप बना लें। सातों नरक, पृथ्वियों के नाम, बिलों की संख्या, आयु, श्लेष्या, सर्दगर्म और भी जो विषय अवधि ज्ञान का विषय, ऊंचाई, आयु, जघन्यायु, उत्कृष्टायु। इस प्रकार ये करके आप एक चार्ट तैयार कर लें, जिससे पूरा नरक का विषय आपको एक ही उसमें उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बिल दिए गए हैं, बस इतना ही इसका विषय है, उस बाकी इसमें कुछ विशेष अलग से नहीं है। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इस सूत्र नंबर 3 के अंदर लेश्याओं का वर्णन है। एक बार इसको आप अच्छी तरह देख लें, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा विषय है, पैराग्राफ नंबर 371। इसको अच्छी तरह आपको देखना है और इसके अनुसार आपको चार्ट बना लेना। परस्परोदीय दुखा, इसमें भी आपको सामान्य से है, कुछ अलग से विशेष नहीं है, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। वो आपको पहले बता दिया कि मिथ्या अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं। इसका प्रसंग यहाँ पर भी आया है। सूत्र नंबर 5। यहाँ पे अम्बावरी जाति के देवों का नाम आया है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि नरक में किस प्रकार के देव दुख देते हैं, तो ये दुख यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप देख लें। परस्पर खूब तपाया हुआ लोहे का रस पिलाना, अत्यंत तपाए गए लोहे का स्तंभ आलिंगन कराना, कूट सेमर के वृक्ष पर चढ़ाना उतारना, लोहे के घन से मारना, बसूला और छुरा से तरासना, तपाए गए खारे तेल से सींचना, तेल की कढ़ाई में पकाना, भाड़ में भूजना, बैतरणी में डुबाना, यंत्र से पेलना आदि के द्वारा नारियों के परस्पर दुख उत्पन्न कराते हैं। सूत्र नंबर 7। यहाँ पे उन नारियों की आयु दी गई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। उत्कृष्ट और जघन्य पीछे दी गई है 4थे अध्याय में, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, उत्कृष्ट भी और जघन्य। जम्बूद्वीप पर आते हैं, तो जम्बूद्वीप ये आपको पैराग्राफ नंबर 379, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप समुद्रों के नाम दिए, ये आपको याद रखने, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी द्वीप और समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं, पूर्व का द्वीप और समुद्र को वेष्टित करने वाले और चूड़ी के आकार के हैं। पहले आपको बताया जा चुका है। प्रत्येक अध्याय के सूत्रों का अर्थ तो आपको याद होना ही चाहिए।
क्योंकि सूत्र का अर्थ हम कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह स्मृति में बहुत अच्छी तरह बना के रखना है, क्योंकि हमने इसमें से बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि द्वीप और समुद्रों का आकार खालिस्तान के समान है तो चूड़ी के समान है। इस प्रकार के जो सामान्य से प्रश्न हैं वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे जो भी विशेष है वो आप एक बार देख लें, बाकी सब कुछ सहज है, सरल है, वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 383 में एक प्रश्न है, इसे जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं? तो नीचे उत्तर दिया है, जम्बू वृक्ष से उपलक्षित होने के कारण इसे जम्बू द्वीप कहते हैं। उत्तर पूर्व में अनादि काल निधन पृथ्वी से बना हुआ अकृत्रिम और परिवार वृक्षों से युक्त जम्बू वृक्ष है, जिसके कारण यह जम्बू द्वीप कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे आए भरत क्षेत्र, तो उसको आपको इसको भी देख लेना है कि पर्वत आदि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको सहजता सरल प्रश्न पूछते थे, 6 क्षेत्रों के नाम लिखें, 6 देशों के नाम लिखें, पर्वतों के नाम लिखें, नदियों के तालाबों के नाम लिखें, नदियों के नाम। अब इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2 पर्वत दे दिए, इन पर्वतों के बीच में कौन सा क्षेत्र है। तो ये जो यहाँ पे विषय आपके आया है, पैराग्राफ नंबर 385, इस 385 नंबर पैराग्राफ को आपको अच्छी तरह देखना है। इसमें आपका 2 पर्वतों के बीच में कौन सा क्षेत्र है ये यहाँ पे दिया। बाकी सब सूत्रों का अर्थ एक बार अच्छी तरह देख के रखें। नदी, पर्वत, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सारा विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आपके स्मृति में अच्छी तरह जमा रहे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये पैराग्राफ नंबर 389, यहाँ पे पर्वतों के कलर अच्छी तरह दिए हुए हैं, इनको एक बार अच्छी तरह ध्यान में रख लेना। सूत्र नंबर 14 में तालाबों के नाम है, उनको ध्यान में रखना है। फिर तालाब के विषय में पूछा जा सकता है, ये पूरा विस्तार आप पढ़ लें। सूत्र नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यहाँ पे तालाबों का वर्णन है। प्रश्न पूछा जा सकता है, तालाब का विस्तार सा वर्णन कीजिए, बड़े प्रश्न में। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इन भरत आदि क्षेत्रों में जो 14 नदियां हैं, इनका वर्णन 20 नंबर सूत्र में है, तो आपने पहले भी याद किया है ना, इसलिए वो सहज है। तो 20, 21, 22 और 23 इनमें आपकी नदियों का वर्णन है, वो आप ध्यान में रखें। सरल है, कुछ भी ऐसा विशेष यहाँ पे नहीं है, फिर भी एक बार आप इनको अच्छी तरह देख लें। सूत्र नंबर 25 में ये 526/6/19 ऐसा जो विभाग आता है, ये आपको मौखाग्र याद कर लेना है, या इसको लिख के देख सकते हैं, उसी से आपको डायरेक्ट प्रश्न उठाकर पूछ लिया जाता है। कुछ अलग से उसमें नहीं पूछते, वैसे ही के वैसा पूछ लिया जाता है। ये देखो, सूत्र नंबर 25 में से ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, विदीही पर्यंत पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार से दुगना दुगना है। आपको ध्यान रखना, पूछा जाए ऐरावत क्षेत्र के समान क्षेत्र या विस्तार किस स्थान का है, आपको याद हो भरत क्षेत्र का। ये आपको थोड़ा सा मेंटली डेवलप्ड रहना है कि इस तरफ के क्षेत्र दक्षिण उत्तर तुल्य दोनों आपस में तुल्य बराबर होते हैं, तो जैसा इस तरफ का है वैसी रचना उस तरफ की है। सूत्र नंबर 26 के अनुसार आपको ध्यान में रखना। इसमें जो वृद्धि आदि के विषय में दिया है पैराग्राफ नंबर 418, इसको एक बार अच्छी तरह देख लें। इसमें बहुत सारा विषय आपको दिया है, प्रश्न उत्तर में इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह ध्यान में रखें। पैराग्राफ नंबर 418, पेज नंबर 166, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ के इसको समझ लेना। 28 एकदम सरल है।
29 भी सरल है, इसमें को भी आपको अच्छी तरह पढ़ना है। पैराग्राफ नंबर 422, पैराग्राफ नंबर 418 और 422, ये दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दोनों आप अच्छी बात अपने पास लिख के रख लें। ये पैराग्राफ नंबर 430, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी लगा लें। 418, 422, 430, बाकी सब सरल हैं, इनको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 432, यहाँ पे एक प्रश्न है, उसको आप ध्यान में रखें। इस द्वीप को पुष्करार्ध यह संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? समाधान, मानसोत्तर पर्वत के कारण इस द्वीप के 2 विभाग हो गए, अतः आदि द्वीप को पुष्करार्ध यह संज्ञा प्राप्त है। इसी प्रकार इसके नीचे वाले में मानसोत्तर पर्वत के ठीक पहले ही मनुष्य रहते हैं। ये जो पैराग्राफ नंबर है 434, इसको भी देख लें एक बार। ये पैराग्राफ नंबर 435, इसको भी पूरा एक बार पढ़ लें, ठीक। बाकी सब सरल है, कुछ भी विशेष इसमें नहीं है। और ये जो प्रमाणाधिक की विरचाएँ हैं, पैराग्राफ नंबर 339, 3439, इसको आप लीव कर सकते हैं, इसमें जो विषय हैं वो कठिन है, इसलिए उसको आप छोड़ सकते हैं। इसी के साथ आपका ये तृतीय अध्याय के प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होते हैं। कुछ विशेष प्रश्न नहीं है, सामान्य से जो सूत्र हैं, सूत्र के अर्थ हैं, भावार्थ हैं, उनमें से ही आपके प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आपको बहुत डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सूत्रों के अनुसार बनने वाले चार्ट और आगे पीछे होने वाले क्षेत्र, नदी, पर्वत, तालाब के देवियाँ जो रहती हैं वे, ये ही उसका विषय है। उसको अच्छी तरह एक बार रीड कर लें, आपका पूरा विषय हो जाए। सभी को जय जिनेंद्र।